नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार में 16 अगस्त को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू कोटे से 12 नेता मंत्री बन सकते हैं। आरजेडी की तरफ से 16 नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से 3, हम भाकपा से 1-1 मंत्री बन सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसे में कई सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार के कैबिनेट में। तो 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए सिरे से सरकार बन गई है, लेकिन चेहरा वही है नीतीश कुमार। और अब यह देखना होगा कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे आते हैं और इसका औपचारिक ऐलान कब किया जाता है, साथ ही किस पार्टी से कितने नेता होंगे मंत्रिमंडल में, यह भी देखना होगा। संजीव राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए शपथ ग्रहण तो हो गया और सत्ता परिवर्तन में चेहरा तो वही है, नीतीश कुमार ही है, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे नजर आ सकते हैं। अभी इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर महागठबंधन की बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जदयू से अगर आप बात करें तो जदयू के तमाम जो वर्तमान में जो जिस सरकार में थे, जो बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उसमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो बने रहेंगे, जिसमें कई ऐसे मंत्री हैं, संजय झा हैं, श्रवण कुमार हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी लोग हैं वो मंत्री बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि कई मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे हों। हालांकि राजद से जो जानकारी आ रही, राष्ट्रीय जनता दल से युवाओं को तवज्जो देने की बात है और उसके अलावे कई ऐसे नए चेहरे देखने को मिलेंगे। 16 से 17 मंत्री बन सकते हैं राजद से। उसके अलावे हम से जो जानकारी मिल रही, मांझी, जीतन राम मांझी, हालांकि 2 सीट की वो 2 मंत्रियों की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 मंत्री उन्हें मिलेगा। उसके अलावे आप जिस तरह से तमाम अन्य दलों की बात करें, कांग्रेस से जो जानकारी मिल रही है 4 मंत्री की बात हो रही है, लेकिन 3 मंत्री वहां से बन सकते हैं। तो ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर 16 तारीख को इसका विस्तार हो सकता है और इसकी जो है रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कल दिल्ली से तेजस्वी यादव लौट कर आए थे, उसके बाद देर रात जो है नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। इस बीच देखिए, जिस तरह से खबरें आई कि रालोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो पशुपति पारस है, अभी कैबिनेट में मिनिस्टर है, तो वहां भी खबरें आने लगी कि उनके 3 जो सांसद हैं वो टूट कर जा सकते हैं जेडीयू में और महागठबंधन में। हालांकि इस खबर का तुरंत खंडन किया और चंदन सिंह जो सांसद है नवादा से, वो खुद इसका खंडन किए। उसके बाद बीना सिंह ने इसका खंडन किया। एक तरह से देखिए, बिहार में जो राजनीतिक हालात है वो अभी गरमाई हुई है और ऐसे में बीजेपी अकेली पड़ी हुई है। बीजेपी और एक तरफ जहां महागठबंधन का कुनबा है वो पूरी मजबूती के साथ कहीं न कहीं सरकार के गठन में लगा है। तो 15 अगस्त के बाद मुझे लगता है 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें सवाल सबसे पहले यही है कि किस पार्टी के कितने नेता जाएंगे। क्या इसको लेकर सहमति बन गई है? की संभावनाएं हैं, जो हमारे पास जानकारी है 36 मंत्रियों के बनने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय जनता दल A to Z के समीकरण को साधने की कोशिश करेगा। हाँ। आप याद करिए, लालू यादव के टाइम में MY समीकरण को तवज्जो जिस तरह से मिलता था, लेकिन A to Z का जो समीकरण है हाँ। वो तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी भी चुप नहीं बैठ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अब वो अभी से कहीं न कहीं पूरा जो है बिहार में किस तरह से राजनीतिक समीकरण साधा जाए, क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक, इस पर सबसे बड़ी नजर है बीजेपी की। तो बीजेपी भी अपना खाका तैयार करेगा। लेकिन महागठबंधन के कैबिनेट विस्तार के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी किस जाति को कितनी तवज्जो मिली, कौन से जाति से मंत्री बनाए गए। और अगर आप बात करें सीटों की तो 19 सीट मगध रेंज से 19 सीटें जीतकर आई है राजद। तो सबसे ज्यादा राजद मगध रेंज से जीतकर आई है, तो मुझे लगता है वहां से मंत्री पद ज्यादा जाएगा। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को तवज्जो देने की बात है, युवाओं को तवज्जो देने की बात है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से शाम में लौटे, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है और ऐसे में अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का जो अगला कह सकते हैं राजनीतिक ड्राइव क्या होगा, क्योंकि एक तीर से 2 शिकार किया है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का बिल्कुल ये साफ तस्वीर हो गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी विस्तार की संभावना है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें केंद्र में राजनीति की,
तो ये साफ है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करेगा विपक्ष, और इसके लिए सारी कवायद हो रही है। लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, तो ये एक विपक्ष का एक कवायद होगी कि आने वाले 2024 के पहले नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। देखिए मायावती फिर इस पर क्या कहती हैं, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहता है। तो देश में जैसे एक अलग फ्रंट की बात को एक कुनबे के तौर पर लाने की जो बात है, विपक्ष को एकजुट करने की बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ आप बीजेपी को ले लीजिए, तो बीजेपी पूरे देश के साथ बिहार पर एक बड़ा फोकस है बीजेपी का, और बीजेपी में भी सहयोगी दल के साथ अगर कहिए तो पशुपति पारस अभी साथ है। उन्होंने साफ कह दिया है कि एनडीए में वो बने रहेंगे, प्रधानमंत्री के साथ है। तो जाहिर तौर पर उनके साथ भी 5 सांसद अभी है, और मौजूदा हालात में बिहार में जो अगला स्टैंड हो सकता है बीजेपी का, उसमें अति पिछड़ा और दलित को किस तरह से उस पर साधा जाए, कैसे उसको अपने कुनबे में किया जाए। नीतीश कुमार ने अभी लिया शपथ मुख्यमंत्री पद पर, और अब जिस तरीके से 16 तारीख को कहा जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इससे समझ में आता है संजीव की ज्यादा वक्त नहीं लिया जा रहा है। एक तो महाराष्ट्र देखिए कि महाराष्ट्र में कब शपथ लिया एकनाथ शिंदे ने, और उसके बाद कब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और बिहार में देखिए कि नीतीश कुमार ने कब शपथ लिया, और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द ही हो रहा है 16 अगस्त को ही। इससे समझा जा सकता है कि बातचीत तो पहले ही हो गई होगी सारी चीजों को लेकर। मंडल को लेकर दाव पेश तो थे, और अभी भी है, ऐसा नहीं है दाव पेश नहीं है। कांग्रेस से कई लोगों ने अपना कह सकते हैं वो उम्मीदवारी का दावेदारी भी किया, लेकिन जो हमें जानकारी है कि शकील अहमद, मदन मोहन झा, इन सबों पर लगभग मुहर लग चुकी है कांग्रेस से। राजद में जो पुराने नेता हैं, आलोक मेहता की अगर हम बात करते हैं, वो मंत्री बनेंगे। उसके अलावा कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको अभी देखिए ये कुछ फाइनल लिस्ट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों को तवज्जो दिया जाएगा। कुछ देर के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन से नए चेहरों को वहां तवज्जो दिया जाता है इस नए महागठबंधन के कैबिनेट में। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जयपुर की, जहां जयपुर में इंटेलिजेंस की कार्रवाई ऑपरेशन सरहद के तहत कार्रवाई की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और तस्वीर भी जारी की गई है। अलग अलग नेटवर्क की सिम कार्ड देते थे आरोपी, सेना की गोपनीय जानकारी भेजता था आरोपी नारायण। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था कुलदीप। तो ये 2 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि ये जानकारी मिली है कि ये दोनों ही हिंदुस्तान की सेना से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजते थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में कुलदीप था, और अब उसे गिरफ्तार कर लिया है एजेंसी ने। इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सरहद के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं आरोपी, जिनकी तस्वीर अब जारी कर दी गई है। दीपक चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए 15 अगस्त के पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हिंदुस्तान की सेना के बारे में जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। देखिए बिल्कुल अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। भीलवाड़ा और यहाँ पर पाली से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। नारायण नाम के शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया, और एक का नाम है जो है वो कुलदीप है। जो कुलदीप है, ये दोनों ही जो है वो सिविलियन है। एक जो शराब के ठेका है वहां पर सेल्समैन का काम करता है, और दूसरा भी ऐसे ही घूमता है, ऐसे ही काम करता है। यानी कि इस बार जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उन्होंने नॉर्मल जो सिविलियन है उनको टारगेट किया है। अमूमन देखा जाता है कि भारतीय सेना में जो जवान काम करते हैं उन्हीं को जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी टारगेट करता था, उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाता था, और उनसे जो इंपॉर्टेंट सूचना, गोपनीय जो सूचना होती थी भारतीय सेना की, वो ली जाती थी। लेकिन इस बार देखा गया है कि जो सिविलियन है उनको निशाना बनाया गया है। लगातार राजस्थान की इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये अपडेट मिल रहा था कि किस तरह से लोग सक्रिय जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो खींचकर भारतीय सेना की फोटो वीडियो बनाकर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेज रहे हैं। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। नारायण को यहाँ पर गिरफ्तार किया है, कुलदीप को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, और अब तक की पूछताछ में इनसे सामने आया है कि इन दोनों की निशानदेही पर दिल्ली, साउथ दिल्ली के अंदर से भी एक शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है। जो दिल्ली में जिसको हिरासत में लिया है उस पर बेहद गंभीर आरोप है। बताया जाता है कि जो दिल्ली से जो शख्स है उसने कोरियर के माध्यम से मुंबई, और मुंबई से शिपिंग के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर एक भारतीय सिम भी जो है वो भेजी है। भारतीय सिम उसने इसलिए भेजी है ताकि यहाँ की तमाम जो अपडेट है वो ली जा सके, और वहाँ से उसी नंबर से बात की जाए ताकि यहाँ पर डाउट ना हो। बताया ये भी जाता है कि
जो मुंबई में शिपिंग जो जाती है उसमें मिर्च मसाले या इस तरह के कामकाज होते हैं, व्यापार होता है, तो उसके माध्यम से ये बेची गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बड़ा रैकेट, बड़ा नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। 15 अगस्त से पहले हमारी जो खुफिया एजेंसी, राजस्थान की इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनको एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन फिर भी 2 को गिरफ्तार किया है। अभी दिल्ली वाले को हिरासत में लिया है। मुंबई के अंदर कौन से वो शख्स है जिन्होंने शिपिंग के माध्यम से पाकिस्तान में वो भारतीय सीमा है वो पहुंचाए, तो ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि मुंबई में जो है बड़ा नेक्सस, बड़ा रैकेट है। मुंबई में भी जो है टीमें जा सकती है, वहां पर जांच की जा सकती है, पूछताछ करती है। तो कह सकते हो कि अभी दिनों दिन जो है और भी कई बड़े खुलासे होना बाकी है। ये सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर में भी इस तरह से पाकिस्तानी जो एजेंट है वो सक्रिय हो, तो जरूरत है उन पर भी कार्रवाई की। तो कह सकते हो कि ऑपरेशन सरहद के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और भी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक इनके पास से कुछ चीज़ें मिली हैं? हालांकि ये जानकारी मिली कि ये सिम कार्ड अलग अलग लेते थे, अलग अलग नेटवर्क के लेते थे, तो ऐसी कोई चीज़ और मिली है अभी डिपार्टमेंट को? देखिए बिल्कुल, इन दोनों की जो मोबाइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस केस में इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज है वो है। इन दोनों के मोबाइल जो है एफएसएल जांच में कराया गया है। एफएसएल जांच में सामने आया है कि दोनों के पास से पाकिस्तान के जो मोबाइल नंबर है वो मिले हैं, और दोनों ने ही व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जो फोटो और जो वीडियो है भारतीय सेना की वो इन्होंने भेजी है, वो भी यहाँ पर बरामद की गई। इसके अलावा इन दोनों से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद ही खुलासे होना बाकी है। इस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात पता चला है कि इन दोनों की निशानदेही पे दिल्ली वाले शख्स को हिरासत की है, और दिल्ली वाले की बात जो है मुंबई के तार जुड़े, तो राजस्थान, दिल्ली और मुंबई से अब और भी कोई राज खुल सकते हैं। तो ये राज जो है खोलने बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना जाने कितने समय से, लंबे समय से ये लोग जो है हमारी जो जासूसी है वो कर रहे थे, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की मदद कर रहे थे, यानी कि देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। खाते यहाँ है, रहते यहाँ है, लेकिन जो है ये नमक हरामी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये उस पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और हमारी भारतीय सेना जो दिन रात हमारे लिए मुस्तैद रहती है, हमारे लिए जान देती है, वो सरहद पर है, तब जाकर हम सुरक्षित है। तो उनकी सूचना, उनकी पल पल की अपडेट ये उनको दे रहे थे। तो कह सकते हो एक बड़ा नेक्सस है जिसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। अभी इस पूरे मामले में पता चला है कि 2 लोगों को तो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी राजस्थान में कई लोग रडार में, हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ सबूत मिलेंगे तो उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच जारी है। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, और ये जानकारी मिली है कि जो हिंदुस्तानी सेना है उसके बारे में ये जानकारी पहुंचाते थे पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के कुछ लोगों के ये संपर्क में थे। आगे बढ़ेंगे। आज बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। केंद्र की बीजेपी सरकार इन दिनों देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव मना रही है। ऐसे में पीएम मोदी की तरफ से घोषणा की गई कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने से एक दिन पहले प्रति वर्ष लगभग देखा जाए तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी विधायक, सांसद, नेता और कार्यकर्ता मौन जुलूस निकालेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। तो महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। बीजेपी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इसको लेकर हर जगह जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियों के पास साफ सफाई के साथ साथ माल्यार्पण भी किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं तिरंगा रैली की तस्वीर, जहां हर तरफ आप देखेंगे कि तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तो बीजेपी का आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 14 अगस्त को इस दिन के रूप में, विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसमें कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं
उनकी मूर्तियों के पास साफ सफाई से लेकर उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो बीजेपी का आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और इसको खास बनाने के लिए तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे।